Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is database design and implementation process. इससे पहले हमने ये सब तो देख लिया डेटाबेस किस तरह से डिजाइन करते हैं पिछले कोर्स के अंदर, जो आपका सिंपल डेटाबेस का कोर्स था। आप उसमें सिंपल एसक्यूएल की कुछ क्यूरीज लगाते हैं, क्रिएट न्यू टेबल और क्लास, और उस तरह से टेबल वगैरह बनाते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, उसके अंदर डाटा इंसर्ट करना होता है। 2 लैंग्वेजेस होती हैं, डीएमएल और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और एक डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम क्या कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, जबकि मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर रहे होते हैं। और उसी तरह से अपना डाटा उसके अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं, उससे एक्सेस भी कर सकते हैं। फिर उसके अंदर हमने काफी सारी और चीजें भी सीखी थी कि जब एसक्यूएल ज्वाइन किस तरह से लगाते हैं, व्यूज किस तरह से देखते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन इन सबको ये तो आपने एक सीख लिया बेसिक लेवल पे। जब आप एज अ प्रोजेक्ट इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं डेटाबेस के ऊपर, तो डेटाबेस डिजाइन करने से पहले कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमें होना जरूरी है, या उनकी एक प्रॉपर, जब आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, या किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, बेशक आप जो है इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, लेकिन किसी क्लाइंट को आपने अपना डेटाबेस डिजाइन करके देना है, तो फिर क्या है कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको डेटाबेस डिजाइन करने से पहले अपना डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है। So the database design and implementation process. The problem of database design can be stated as follows. Design the logical and physical structure of one or more databases to accommodate the information needs of the user in an organization for a defined set of application. जो आपको वेब एप्लीकेशन या आपको जो डेटाबेस एप्लीकेशन बनानी है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब चीजें आप स्ट्रक्चरली उसको एक जगह पे लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं या डिजाइन करते हैं। और किस तरह से वो कस्टमर को आप देते हैं, उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। या तो आप जो है जस्ट पैराग्राफ वर्डिंग या इंग्लिश वर्डिंग में उसको शो करके दे दें, या फिर आप उसको क्लास डायग्राम के थ्रू, यूज केस डायग्राम के थ्रू, ईआर डायग्राम के थ्रू उसको शो करें। जो हमने ये यूएमएल डायग्राम पढ़ी है ना, ये सिर्फ हमने यहाँ पे तो 2 डिस्कस किए, लेकिन यूएमएल डायग्राम की 2 टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल डायग्राम एंड बिहेवियरल डायग्राम। फिर जो आपके पास स्ट्रक्चरल डायग्राम है, उसकी 9 अलग टाइप्स हैं। कभी हमें कोई सी डायग्राम बना के अपनी एक्टिविटी को या फिर अपने काम को रिप्रेजेंट करना होता है, कभी किसी और डायग्राम के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम भी है, एक्टिविटी डायग्राम भी है, स्टेट डायग्राम भी है, कंपोनेंट डायग्राम भी है, और इनमें से हर डायग्राम का अलग अलग पर्पस है। ठीक है, आपका एक ये होमवर्क है, आपके अपने पास नोट डाउन करके लिख लें, सिर्फ जस्ट पर्पस। आपकी बुक में भी मौजूद है, आप नेट से भी देख सकते हैं कि ये जो 9 टाइप्स ऑफ यूएमएल डायग्राम है, इनमें से कंपोनेंट डायग्राम का क्या पर्पस है, एक्टिविटी डायग्राम का क्या पर्पस है, सीक्वेंस डायग्राम का क्या पर्पस है, और ये कब यूज होती है। क्लास डायग्राम क्यों यूज होती है, यूज केस डायग्राम क्यों यूज होती है, सिर्फ इनके नाम के आगे इनका पर्पस लिख के अपने पास रखें कि ये क्यों क्यों यूज होती है। नाउ वी हैव सम फेसेस ऑफ डेटाबेस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर लार्ज डेटाबेसेस। अच्छा जी, फेस नंबर 1 क्या है, रिक्वायरमेंट कलेक्शन एनालिसिस। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट कलेक्शन करनी है। अगर आप सिर्फ एक स्टूडेंट डेटाबेस बना रहे हैं, अगर आप जो है सिर्फ समझ लें स्टूडेंट के लिए डेटाबेस बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपको उसकी रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होगी, कि स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट की पूरा बायोडाटा, नाम उसका, एम्प्लॉय नंबर, सॉरी क्या कहते हैं, स्टूडेंट आईडी चाहिए, और क्या कह सकते हैं आप, स्टूडेंट आईडी के अलावा कोर्सेज, बेस्ट कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट कलेक्शन कहलाती है इसकी। तो ये सब, इसके अलावा उसको एनालाइज करना कि इन इंफॉर्मेशन के अलावा कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें जरूरत हो। फिर है कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन। अब आपने जब रिक्वायरमेंट ले ली, अब आप कॉन्सेप्चुअली उसको क्रिएट करें कि क्या इसमें कौन सी क्लास किससे मैच करेगी। जो हम, अगर हमने कोई एग्जाम का क्लास बनाई है, उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स होना जरूरी है, इसका एम्प्लॉय क्लास के साथ किस तरह का रिलेशन होगा। देन वी हैव चॉइस ऑफ डीबीएमएस। बहुत सारे टाइप के डीबीएमएस है ना, नो एसक्यूएल, मंगोडीबी और ओरेकल, एसक्यूएलाइट। तो हम इनमें से कौन सा वाला डेटाबेस यूज करने जा रहे हैं, किसके ऊपर हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो चॉइस ऑफ डीबीएमएस हमारा थर्ड फेज होता है, और चॉइस ऑफ डीबीएमएस में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, कि उसकी कंपेटिबिलिटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की किस तरह की है, कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारा कस्टमर हमें कितनी कॉस्ट दे सकता है, या हम कितनी कॉस्ट बेयर कर सकते हैं। तो चॉइसेस ऑफ डीबीएमएस में बहुत सारी चीजें, वो मैं भी आपको बुक से भी दिखा दूंगी,
सिर्फ जो है कॉस्ट नहीं मैटर करती, कॉस्ट के अलावा उसकी पोर्टेबिलिटी मैटर करती है, उसके और काफी सारी चीजें हैं। अभी हम डिटेल में उसको देखते हैं। डाटा मॉडल मैपिंग, लॉजिकल डिजाइन हम बनाते हैं, फिर एक डाटा मॉडल आप रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिजिकली डिजाइन, देन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्यूनिंग। अब सिस्टम, अब आपने सब चीजें कर दी, अब आप आ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, कोडिंग की तरफ, और उसको जो है बकायदा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करके उसकी टेस्टिंग करना, उसके सारे डाटा को, रिजल्ट्स को एनालाइज करना। We can identify 6 main phases of the overall database design implementation process। तो ये याद रखिएगा कि आप इसके कितने मेन फेसेस हैं, 6 मेन फेसेस हैं, और इन 6 मेन फेसेस के अंदर वही जो 4-6 नाम यहाँ लिखे हुए थे वही दोबारा यहाँ पे लिखे हुए हैं। चॉइसेस ऑफ डीबीएमएस विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं जरा यहाँ पे बुक ओपन करती हूँ। बुक में हम देखते हैं कौन से चैप्टर के अंदर ये डिस्कस हुआ था, जहाँ से मैंने ये नोट डाउन किया है। इट्स चैप्टर 21। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक इंडेक्सेस का टॉपिक भी पढ़ाया था, चैप्टर 18 में आपको उसकी हेल्प मिल जाएगी कोई फर्दर स्टडी करना चाहे। ऐसे तो आजकल स्टूडेंट्स बुक से बहुत दूर भागते हैं। जब मैंने आप लोगों को बुक पढ़ने का कहा था तभी एक स्टूडेंट का फॉरन से मैसेज आया था, हमने तो बुक से कभी नहीं पढ़ा। अच्छा, मेरा टॉपिक क्या है जो मैं सर्च कर रही हूँ, फेसेस ऑफ डीबी डेटाबेस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा। द गोल ऑफ डेटाबेस डिजाइन एंड मॉडल, से डेटाबेस हम डिजाइन करते हैं, इसके डिफरेंट पर्पस है। सेटिस्फाई द इंफॉर्मेशन कंटेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेसिफाइड यूजर्स एंड एप्लीकेशंस, प्रोवाइड अ नेचुरल एंड इजी टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक, ये जो हमने 6 पेजेस पढ़े उनकी थोड़ी बहुत यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है, डिटेल मौजूद है। फेज 2 की भी अगर हम बात करें, कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन क्या है, द गोल ऑफ दिस फेज इज टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा फॉर द डेटाबेस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ स्पेसिफिक डीबीएमएस। अच्छा जी, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा का मतलब क्या है कि अब हम ईआर और डबल ईआर मॉडल की तरफ आ रहे हैं कि ईआर डायग्राम कैसे बनती है वो बना के अगर आपने रिप्रेजेंट कर दी तो मतलब आपने कॉन्सेप्चुअली डेटाबेस डिजाइन दे दिया है। ऑफन द choice is already made for the organization। अक्सर ये चॉइस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, वो खुद चूज कर ले, और अक्सर वो ये चॉइस जो है कस्टमर को देते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या चूज करने के लिए। Then we have data model mapping. During this phase, which is also called logical database design, we map or transform the conceptual schema फ्रॉम द हाई लेवल इनटू द डाटा मॉडल ऑफ द चूजन डीबीएमएस। यानी अब हम यहाँ पे डाटा डीबीएमएस चूज करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। वी कैन स्टार्ट दिस फेज आफ्टर चूजिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीबीएमएस। एग्जाम्पल, इफ वी डिसाइड टू यूज सम रिलेशनल डीबीएमएस बट हैव नॉट येट डिसाइडेड ऑन विच पर्टिकुलर वन। हमने सोच लिया कि डीबीएमएस से काम करना है लेकिन अभी पर्टिकुलरली जो है कोई सिलेक्ट नहीं किया है कि किसके ऊपर काम करना है। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज वी डिजाइन द स्पेसिफिकेशन फॉर द स्टोर्ड डेटाबेस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फाइल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे हम बिल्कुल हर ऊपर की डिजाइन वाले फेज से निकल चुके थे, और किस तरह डेटाबेस की स्टोरेज के लिए हमें क्या करना है, फाइल स्टोरेज स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड रिप्लेसमेंट कैसे होगी, इंडेक्सेस बनाना, ये सारा काम आपने यहाँ पे करना है। देन वी हैव इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्यूनिंग। During this phase, the database and application programs are implemented, tested and eventually deployed for सर्वे। यहाँ आप इस फेज पे आके आपका काम समझ लें 90% हो चुका है, सिर्फ क्या रह गई है, टेस्टिंग रह गई। आपने इम्प्लीमेंटेशन करके दे देनी है और जो है उसके बाद उसकी टेस्टिंग करनी है, इसके रिजल्ट्स देखने हैं, क्यूरीज अप्लाई करके देखनी है कि काम सही से हो रहा है या नहीं। वेरियस है ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं, ट्रांजेक्शंस इसके ऊपर करनी है, यानी कि क्यूरीज रन करके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उसको कहते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन 2 टाइप्स की होती है, रीड एंड राइट। या तो आपने सिर्फ रीड करा
यानी सर्च किया आपने, रीड कर दिया। राइट क्या होता है, आपने कोई सिस्टम में कोई अपडेशन की है। ट्रांजेक्शन के पास, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हमारे पास एक काफी लॉन्ग टॉपिक मौजूद है जिसको हम पढ़ेंगे। ट्रांजेक्शन की कमांड्स कौन सी होती हैं, और ट्रांजेक्शन होती क्या है, इसके फंक्शंस कौन से हैं, ये सब चीजें हमें डिस्कस करनी है। अच्छा जी, दिस टिपिकली रिवील्स अपॉर्चुनिटीज फॉर फिजिकल डिजाइन चेंजेस, डाटा इंडेक्सिंग, रीऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ डाटा। अच्छा जी, यहाँ मजीद इसकी डिटेल है, हम इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे फेसेस की, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम डेटाबेस को चूज कर रहे हैं, तो डेटाबेस चूज करने के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें जहन में रखनी है डेटाबेस चूज करते रहना। फेज 3 में द चॉइस ऑफ अ डेटाबेस, इस फेज को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। द चॉइस ऑफ अ डेटाबेस इज गवर्न्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम टेक्निकल, अदर इकोनॉमिक एंड स्टिल अदर कंसर्न विद द पॉलिटिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टेक्निकल इश्यूज भी देखने हैं हमें कि उसके अंदर हमारे टेक्निकल मैटर्स सही से हैंडल हो रहे हैं, इकोनॉमिक भी देखनी है, और पॉलिटिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के, और कभी ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन इस बात पे जो है उसने कोई समझ ले लाइसेंस लिया हुआ है, या कोई उसकी इस तरह की ऑब्लिगेशन है कि उसको यही डेटाबेस यूज करना है, इसके अलावा और कोई यूज नहीं करना। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं जो देखने पड़ते हैं। टेक्नोलॉजिकली, technical factors focus on suitability of the database for the task at hand. Issues to consider are the type of database, रिलेशनल है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल है, ऑब्जेक्ट कौन सा टाइप का डेटाबेस आपने यूज करना है, ठीक है। नॉन टेक्निकल फैक्टर्स इंक्लूड द फाइनेंशियल स्टेटस एंड द सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेंडर, क्योंकि आप जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसका लाइसेंस और सारी चीजें होना भी जरूरी है। अच्छा, द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट बी कंसिडर्ड, अगर हम कॉस्ट के रिस्पेक्ट से बात करें तो कौन कौन सी कॉस्ट आपके डेटाबेस पर असर करती है। सॉफ्टवेयर एक्विजिशन कॉस्ट, दिस इज द अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ बाइंग द सॉफ्टवेयर, सबसे पहली कॉस्ट सॉफ्टवेयर को बाय करने की कॉस्ट है। इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्शन, उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डिफरेंट इंटरफेस ऑप्शन, फॉर्म्स, मेन्यूज, वेब बेस्ड ग्राफिक यूजर इंटरफेस टूल, उसके अब आप डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन किस टाइप की है, क्या उसके अंदर आपने कोई ग्राफिक्स शो करनी है, या उसके अंदर कोई फॉर्म्स, कोई डाटा एंटर करवाने हैं रन टाइम के ऊपर, किस टाइप की एप्लीकेशन है उसी टाइप के ऑप्शंस आप उनसे परचेज करेंगे। रिकवरी और बैकअप ऑप्शंस क्या है, अगर डेटाबेस जो है वो क्रैश हो जाता है तो उसके अंदर जो डाटा आपने स्टोर किया था क्या उसके बैकअप कहीं और बन रहा है, तो वो भी जरूरी है। स्पेशल एक्सेस मेथड्स, डॉक्यूमेंटेशन, और प्रॉपर मतलब उसके अंदर रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीजें अवेलेबल है या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ही उस डेटाबेस की कॉस्ट होगी। मेंटेनेंस कॉस्ट, दिस इज द रिक्योरिंग कॉस्ट ऑफ रिसीविंग स्टैंडर्ड मेंटेनेंस सर्विस फ्रॉम द वेंडर एंड फॉर कीपिंग द डेटाबेस वर्जन अप टू डेट। अच्छा, डेटाबेस ले लिया हमने, ठीक है, किसी कंपनी से, उसको जैसे कि आपके सीएमएस बना हुआ है, यूएमएस बना हुआ है, ये सब क्या है, ये सब डेटाबेस है, इन सब के अंदर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो इनको मेंटेन रखने के लिए जिस कंपनी से हमें दे रहे हैं वो हमको ईयरली बेस के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करेगा, कि उनके पर्सन आकर वो हमारे डेटाबेस को चेक करेंगे, उसके अंदर अगर कोई इश्यूज पहले भी आ जाता है तो वो उसको हैंडल करेंगे, सही करेंगे, और हमारे वर्जन को अप टू डेट रखेंगे। हार्डवेयर एक्विजिशन कॉस्ट, न्यू हार्डवेयर में बी नीडेड सच एज एडिशनल मेमोरी, हाँ ये भी हो सकता है भाई आप जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं आपकी रैम वगैरह कम हो, या जो है सर्वर के ऊपर इतना डाटा अपलोड नहीं कर सकते, तो आपको उस हले से अपनी हार्डवेयर की कॉस्ट भी इफेक्ट करेगी, और हार्डवेयर को भी अपने इनहेंस करना पड़ेगा, हार्डवेयर को भी अप टू डेट रखना पड़ेगा। Database creation and conversion cost. This is the cost of either creating the database system from scratch or converting an existing। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है आप existing system को, जैसे कि आपका पहले हमारे हमदर्द में यूज हो रहा था सीएमएस, अब वो किस पे आ गए, यूएमएस। इन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम को कन्वर्ट किया है यूएमएस पे, उनके पास क्लासेस, उनके पास ऑब्जेक्ट, सब चीजें बनी हुई है, सिर्फ उन्होंने उसका जो है प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया है। मतलब उनको नए सिरे से लॉजिकल डिजाइन करने की, ये सब चीजों की जरूरत, ईआर डायग्राम की, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। Personal cost. Acquisition of DBMS software for the first time by an organization is often accompanied by reorganization of data processing. ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है, अच्छा हाँ, अब जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग यूज करेंगे,
ट्रेनिंग कॉस्ट बनाने वाले की भी ट्रेनिंग हो सकती है और यूज करने वाले की भी ट्रेनिंग भी। अगर आपके ऑफिस के अंदर 4 लोग हैं जिन्हें उस टेक्नोलॉजी पे काम करना होता है आता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट बड़ा है और उसमें आपको टाइम भी कम दिया गया और आप चाहते हैं कि 10 लोग मिलकर उस टीम में शामिल हों और काम करें, तो आपने पहले अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, फिर उस स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है जहाँ पे वो सॉफ्टवेयर अप्लाई होगा। ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फिजिकल डिजाइन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, सबके ऊपर आपको जो है ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ द डेटाबेस सिस्टम इज टिपिकली नॉट वर्क इनटू एन ऐप। तो ये थी हमारे पास कॉस्ट फैक्टर्स। उसके अलावा क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? डाटा कॉम्प्लेक्सिटी, शेयरिंग अमंग एप्लीकेशन, ये सारे और फैक्टर्स है, लेकिन आपने जो जरा ज्यादा ध्यान देना है वो कॉस्ट फैक्टर्स के ऊपर देना है। मे बी आई विल आस्क इन द एग्जामिनेशन। और अगर उसके अलावा हेडिंग नहीं पूछी जाए एक नाम देके, बल्कि जनरली फैक्टर्स पूछे जाए, तो ये आपके पास वैसे भी लिखा हुआ है, डिफरेंट हेडिंग से नाम लिख दें, उनमें से एक एक दो दो लाइन उसके बारे में लिख दें। वापस आते हैं हम अपने नोट्स की तरफ जहाँ से हम स्टडी कर रहे थे। ये हमारे पास डायग्राम से मैंने आपको जिक्र किया, उसको होमवर्क भी दिया था। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स इन यूएमएल। स्ट्रक्चरल डायग्राम एंड बिहेवियरल डायग्राम। स्ट्रक्चरल डायग्राम में क्या होता है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल और स्टैटिक रिलेशनशिप्स among schema object, data objects, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। दे इंक्लूड क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम। जैसे कि हमने पढ़ा 9 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स होती हैं, उसके अंदर से कुछ जो है स्ट्रक्चरल डायग्राम्स हैं और कुछ बिहेवियरल डायग्राम है। बिहेवियरल डायग्राम हमारे पास ये है जो कि आपको हर स्टेज की बिहेवियर बता रहा होगा कि अब अगर हमारा सिस्टम इस स्टेज पर है तो क्या एक्टिविटी है, इसकी क्या स्टेट्स है। मैंने एक एक्टिविटी डायग्राम भी इंक्लूड की है, वो भी आपको समझा दी जाएगी। तो इन दोनों टाइप्स को अच्छी तरह से देख लिएगा कि क्या टाइप्स है, इनकी डेफिनेशन पढ़ लें। और फिर जो ये अलग अलग है ना, ऑब्जेक्ट डायग्राम का क्या काम है, कंपोनेंट डायग्राम का क्या काम है, इनके बारे में आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए, इनका पर्पस पता होना चाहिए। तो यहीं पे एक और क्लास डायग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी डेटाबेस ये दी गई है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग कर रही है। मतलब जिस तरह से हमारी पहली वाली डायग्राम थी ना, उसमें जस्ट रिलेशनशिप और सब चीजें बताई थी, इसी तरह इस डायग्राम को देखते हुए आप अपने पास नोट डाउन करें कि ये डायग्राम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी डेटाबेस को। तो यहाँ पे हमारे नोट्स पार्ट 1 का जो लेक्चर है वो एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।